हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पार्ट बाय इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ रंजीत कुमार। स्वागत है सर आज के इस सेशन में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, तो कल हमने 95 क्वेश्चन नंबर 95 तक सॉल्व किया था और आज हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर और देखेंगे उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। उसके साथ साथ मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखवाऊंगा जो रिसेंट में अभी डेवलपमेंट चल रहे हैं, वो भी अपने को ध्यान में रखना है क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग भी अभी ऑनलाइन है उन सभी को मेरी तरफ से अ वेरी गुड इवनिंग। तो कौन कौन ऑनलाइन है एक बार मुझे शो करें, दिखाएं, अपना प्रेजेंट बताएं भाई। कौन कौन है, अटेंडेंस लगाए फटाफट, अटेंडेंस लगाए एक बार फटाफट। और आज 1 घंटे की क्लास होगी क्योंकि 6 to 7 o'clock के बाद दूसरी क्लासेस हैं, इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ आज 1 घंटे की क्लास होगी। बाकी डे आफ्टर टुमारो फिर 2 घंटे की अपनी चलती रहेगी। ठीक है, तो कुमार हिमांशु, गुड इवनिंग हिमांशु। तो आइए सर देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन 96, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 आंसर दीजिए। एक मिनट और बड़ा कर देता हूं मैं। When the fiscal deficit is high, what happen to prices? जब राजकोषीय घाटा उच्च होता है तो प्राइस पर क्या असर होता है? व्हाट इज द आंसर? हिमांशु, बट सर आप लाइव हो चुके हैं। गुड इवनिंग सर, लाइव शो नहीं कर रहे हैं। लाइव शो नहीं हो रहा है क्या हिमांशु? अब लाइव शो हो रहा है? हो रहा है, ओके। नहीं, हिमांशु को प्रॉब्लम हो रही है, हिमांशु लाइव नहीं हो पा रहे हैं। एक बार रिफ्रेश करके दोबारा से लाइव हो जाएंगे। जितेंद्र, गुड इवनिंग। आइए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का। हिमांशु बता रहे हैं प्राइस इंक्रीज होगा। देखो, सबसे पहले तो हमें फिजिकल पॉलिसी समझना होगा कि फिजिकल पॉलिसी क्या है, फिर आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये कह रहा है कि व्हेन द फिजिकल डेफिसिट इज हाई व्हाट हैपन टू प्राइसेस। जब फिजिकल डेफिसिट हाई होता है तो प्राइसेस पर उसका इफेक्ट क्या होता है? तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है जी? सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कुल राजस्व प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। ये इसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट का, राजकोषीय घाटे का। ठीक है, राजकोषीय घाटे मैंने बताया था आपको फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है। तो एक तरफ तो रेवेन्यू होता है बॉस फिजिकल पॉलिसी में, और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू में टैक्सेस और अदर सोर्सेज, और एक्सपेंडिचर में प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, यही होता है। तो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, कुल रेवेन्यू जितनी राजस्व की प्राप्तियां हुई माइनस टोटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या फिजिकल डेफिसिट हमें पता होगा। तो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। अब कह रहा है कि अगर राजकोषीय घाटा ज्यादा है तो उसका क्या असर होगा प्राइस पर? देयर इज नो चेंज। भाई राजकोषीय घाटे से प्राइस का कोई मतलब नहीं है, उसका प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करके उस घाटे को मेंटेन करती है या फिर रेवेन्यू इंक्रीज करके। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ था और गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, तो एक्सपेंडिचर कर दिया 20,000 करोड़ का, तो 5,000 का डेफिसिट हुआ, फिजिकल डेफिसिट। तो अब ये डेफिसिट कैसे मेंटेन होगा? या तो ये रेवेन्यू आप इंक्रीज करेंगे, ठीक है, या फिर इस एक्सपेंडिचर को आप कम करेंगे। तो अननेसेसरी जो भी स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को गवर्नमेंट बंद करेगी और जो रेवेन्यू है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर करने की कोशिश करेगी। इज दैट क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो है
कि देयर इज नो डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन प्राइसेस, प्राइसेस पर इसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंजेस होते हैं या मॉनेटरी डेफिसिट होता है तो उस कंडीशन में प्राइस पर इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि उससे मनी की फ्लोटिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर फिजिकल पॉलिसी में अगर फिजिकल डेफिसिट होता है तो उससे मनी पर कोई डिफेक्ट, प्राइस पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हिमांशु और सुधांशु, जितेंद्र, क्लियर हो गया? चलिए, तो राइट आंसर इज बी। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 97, ट्रेडिशनल फैक्ट है। कह रहा है द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट वाज पास्ड इन ईयर। तो खादी और ग्रामीण उद्योग जो इंडस्ट्रीज है ये कब पास हुआ था, कब गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज किया था इस इंडस्ट्रीज को, और उसके बाद इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ और गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की गई। तो व्हाट इज द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 97। गिव मी आंसर, गिव मी आंसर। हिमांशु, सुधांशु, जितेंद्र, नवीन और रजनीश, गिव मी आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 97? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन वाज पास्ड इन द ईयर। किस ईयर पास किया गया था, मतलब इसको एक कमीशन के रूप में फॉर्म किया गया था? डोंट नो। राइट आंसर इज 1956। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने 1956 में इस इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए कमीशन फॉर्म किया। रीजन क्या था? क्योंकि आप जानते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आप देखेंगे एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, और एग्रीकल्चर एलाइड जो सर्विसेज हैं उसमें कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उससे जुड़ी हुई काफी सारे लोग, जैसे गांव में सिलाई, बिनाई, कटाई, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो लोग अनएम्प्लॉयड ना हो, उनको सपोर्ट मिले, और इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट के साथ ये आगे बढ़े, इसके लिए गवर्नमेंट ने 1956 में ये खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, ताकि हम इनको इसमें एम्प्लॉयमेंट और जनरेट कर सके और प्रॉपर प्लान वे में इसका डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, 1956। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, गिव मी आंसर, गिव मी आंसर। द आयुष्मान भारत स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मेडिकल कवरेज ऑफ अप टू रुपीज। भाई जो आयुष्मान भारत स्कीम है इसमें मैक्सिमम कवर है, कितने रुपीस का कवर करती है, सबको पता होगा। चलो अब एक सरप्राइज क्वेश्चन आप मुझे बताओ। सरप्राइज क्वेश्चन है, व्हेन वाज स्टार्टेड, व्हेन वाज स्टार्टेड आयुष्मान भारत? कब स्टार्ट हुआ था भाई? व्हेन वाज स्टार्टेड आयुष्मान भारत? गिव मी आंसर। चलो बताओ जल्दी बताओ। हिमांशु, हिमांशु, श्वेतांशु, सुधांशु और रजनीश, जितेंद्र और नवीन। देखिए राइट आंसर तो इसका 5 लाख है, अधिकतम 5 लाख रुपए, मैक्सिमम 5 लाख का आप देखेंगे ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, जो भी बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो पुअर फैमिली के हैं, तो 5 लाख रुपए तक का इनको एक बीमा मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, ये प्लान जो है 1 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया। ठीक है, और इससे पहले मोदी जी ने लाल किले से ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था, बट इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। इसमें क्या है, पुअर बीपीएल और जो पुअर फैमिली के लोग हैं उनको 5 लाख तक का इंश्योरेंस, एक स्मार्ट कार्ड बनता है, और स्मार्ट कार्ड के थ्रू जो भी हॉस्पिटल इससे लिंक है वहां पर उस स्मार्ट कार्ड के थ्रू आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू 5 लाख रुपीस तक। एक और चीज बताऊं मैं आपको कि इसमें 50 करोड़ पीपल्स को कवर करने की कोशिश की जा रही है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है, लार्जेस्ट। ठीक है, और इसके थ्रू वेलनेस सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर विलेजेस में डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि वहां पर लोगों को अवेयर किया जा सके और एक प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है, 50 करोड़ से इसमें टारगेट रखा गया है लोगों को बेनिफिट देने का, अप टू 5 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा मेडिकल हेल्थ। ठीक है,
तो और रांची से इसको बिल्कुल अनाउंस किया गया था। राइट आंसर बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर ए, आयुष्मान भारत। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी ट्रेडिशनल फैक्ट है। ट्रेडिशनल फैक्ट क्या कह रहा है जी? तो ये कह रहा है द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसको हम शॉर्ट में एमएसएमई बोलते हैं। ठीक है, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट वाज पास्ड इन ईयर डैश। ये एमएसएमई एक्ट कब पास किया गया था जी? जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके। अभी आप देखेंगे मेक इन इंडिया और जो मेक इन इंडिया और साथ में सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात की जा रही है और एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, उसमें एमएसएमई को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि मास लेवल पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो एमएसएमई से क्रिएट करने की बात की जा रही है। ठीक है, और सबसे ज्यादा एमएसएमई जो आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो है उत्तर प्रदेश। तो इसको एमएसएमई एक्ट पास किया गया था जी 2006 को। ठीक है, और इसी एक्ट 2006 के बाद इसको अप्रूव करके और एमएसएमई को प्रमोट किया जाने लगा और इनको साथ में गवर्नमेंट की फंडिंग और दूसरे सपोर्ट्स मिलने लगे ताकि इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गए और साथ में जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनको भी अधिक से अधिक आप देखेंगे प्रमोशन मिल सके। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, 2006 में एमएसएमई एक्ट पास किया गया था और इसको ऑथराइज किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 100, द जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिसेंटली पास्ड बाय गवर्नमेंट विल बी लिव्ड विच द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इनमें से किस प्रोडक्ट को फ्री कर दिया गया, मतलब जिस पर छोड़ा गया है? बताइए आंसर, बताइए आंसर इसका, गिव मी आंसर। एमएसएमई एस्टैब्लिशमेंट कब? बताओ 100 का आंसर बताओ फटाफट, फिर पे 100 का आंसर बताइए फटाफट। गिव मी आंसर। कौन सा है भाई? ए आंसर लगा रहा है, पेट्रोलियम क्रूड। सुधांशु कुमार एमएसएमई स्टैब्लिश कब हुई थी सर? 2000, ये 2006 में तो एक्ट बना था और एक्ट के बाद अप्रूव हो गया तो 2007 में ये स्टैब्लिश हो गया था। ठीक है, सीधी से 2006 में तो एक्ट बन के पास हो गया, 2007 में इसको ये एस्टैब्लिश हुआ था एमएसएमई। ठीक है, अब आइए, अब देखो यहां पर जो चीजें हैं इसमें आप देखो, मैंने आपको बताया था कि 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं होता है। कौन कौन से हैं? तो पेट्रोल, दूसरा डीजल, तीसरा नेचुरल गैस, ठीक है, चौथा नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पांचवा है इलेक्ट्रिसिटी के बाद लीकर। ये 5 चीजें हैं जिस पर अभी जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है। ये अभी भी इन पर वैट और एक्साइज ड्यूटी लगता है। ये 5 चीजें हैं, तो इनमें आप देखो कौन सा है? नेचुरल गैस, टोबैको, पेट्रोलियम, क्रूड मतलब कच्चे तेल पर लगता है ना, क्रूड पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम जो मार्केट में बिकता है अभी जो पेट्रोल पंप पर, उस पर नहीं लगता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अभी भी आप देखेंगे जीएसटी से बाहर है। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो रिप्लाई करो। ओके, आइए अब यहां क्योंकि जीएसटी की बात हो रही है तो जीएसटी से रिलेटेड कुछ 20 फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, जो जरूरी है। चलो मैं एक बार
उसके रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, सरप्राइज क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप आंसर दीजिएगा। नहीं पता होगा तो फिर अपन उसको मैं नोट डाउन, मतलब इस पर लिख के और फिर मैं एक बार आपको समझा दूंगा। वो 20 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो जानना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। चलिए सबसे पहले आंसर दीजिएगा, जीएसटी फर्स्ट टाइम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? गिव मी आंसर फटाफट, बंदे का नाम बता दो शॉर्ट में। जीएसटी फर्स्ट टाइम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? फर्स्ट टाइम, गिव मी आंसर। इंडिया में पहली बार जीएसटी फर्स्ट टाइम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? नो नो नो, फ्रांस। नवीन, मैं कह रहा हूं जीएसटी पहली बार भारत में किसके द्वारा, किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था? नवीन क्वेश्चन नहीं समझ पाए, समझ में आ रही है बात? मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आ रही है बात? मैं कह रहा हूं कि जीएसटी फर्स्ट टाइम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? हिमांशु रॉन्ग, नहीं समझ पा रहे हो। अब देखो मैं जो लिख रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। देखो मैं शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में लिखूंगा, आप फटाफट इसको समझ लेना। नो सुधांशु, एफएम नहीं यार। देखो अब इधर देखिए आप लोग ध्यान से, जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। देखो जीएसटी इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। अब मैं पहले एक बार लिख लूं फिर मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट टाइम 2001 में
देखिए यहां पर जीएसटी के रिगार्डिंग हम लोग इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। जीएसटी क्या है, इससे रिलेटेड जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो सारे फैक्ट्स मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। उसको आप ध्यान रखिएगा, जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए हमारे लिए जरूरी है। तो ध्यान से इसको आप सुनिएगा। सबसे पहले जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भाई जीएसटी से पहले हमारे देश में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं बॉस, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट और आप बायर्स के बीच में एक थर्ड पर्सन होता है। कोई भी गुड्स आप परचेज करने जाते हैं तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है। वो टैक्स आप शॉपकीपर को पे करते हैं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, वो शॉपकीपर के पास जाता, फिर शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे करता है। तो जिसका इनडायरेक्टली बर्डन टैक्स पेयर पर पड़े उसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप देखेंगे कि अपन गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस है, बहुत सारे टैक्सेस हैं गुड्स और सर्विसेज पर। तो उसमें क्या होता था कि गुड्स और सर्विसेज पर जो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लगते थे उसमें लोग कच्चा बिल पक्का बिल बना के और खूब सारा टैक्स की चोरी करते थे, ऑनेस्टली टैक्स पे नहीं पे करते थे। इससे क्या है, तो गवर्नमेंट को खूब सारा लॉस होता था, फाइनेंशियली लॉस होता था टैक्स का। कि भाई जैसे आप दुकान में जाते हैं, आप कोई सामान आपने लिया तो उसके लिए बिल नहीं देता है, वो आपसे पैसे लेता है और सामान देता है, बट ट्रांजेक्शन तो कर रहा है लेकिन उसको आपको पक्का बिल नहीं मिला। कई बड़े दुकानों में आपको कोई बिल नहीं देता, पैसे लेता है, सामान देता है और हो गया। इसका मतलब है कि भाई आप देखेंगे कोई भी दुकानदार एक दुकान खोलता है और फिर 1 साल 2 साल चलाने के बाद एक दुकान से 4 दुकान खोल लेता है, घर बना लेता है, अच्छी गाड़ी खरीद लेता है, ठीक है। और तो ये कैसे हुआ, ये इस तरह से हुआ कि भाई जो टैक्स उसको पे करना चाहिए, जो वो बिजनेस कर रहा है और जो ऑनेस्टली टैक्स पे करना चाहिए वो नहीं करता है, जिससे उसकी जेब तो भर जाती है, वो अपना घर बना लेता है, गाड़ी बना लेता है और दुकान खोल लेता है, लेकिन गवर्नमेंट को उससे खूब सारा लॉस होता है। तो ऐसे ही गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले जो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस थे उनको खत्म करके एक ही टैक्स में इंक्लूड कर दिया गया। मतलब 10-20 तरह के टैक्स होंगे तो 2-4 पे करेंगे, 2-4 नहीं पे करेंगे, ऑप्शन होता है। लेकिन अगर एक ही टैक्स होगा तो फिर आप कहां जाएंगे, आपको पे करना ही पड़ेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स जो टैक्स सिस्टम को खत्म करके वन कंट्री वन टैक्स का एक स्लोगन दिया गया, नारा दिया गया कि एक देश एक कर। चाहे आप भारत के किसी भी स्टेट में या यूटीज में आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको एक ही टैक्स पे करना पड़ेगा और वो डिसाइडेड होगा ऑलरेडी। तो इसको वन टैक्स वन कंट्री भी कहते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले सभी तरह के टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स में इंक्लूड कर दिया गया, तो उसको हम बोलते हैं जीएसटी। अब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में इस नए टैक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, पहली बार, फर्स्ट टाइम। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 13 दिनों की रही, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए अलायंस के साथ गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन उन्होंने एक एम्बिशियस टैक्स प्लान इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में इस जीएसटी को। लेकिन क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी तो ये बिल रिजेक्ट हो गया, क्योंकि किसी ने पास ही नहीं होने कहा कि ये पागल हो गया, ये जीएसटी आएगा वो लोगों को नुकसान होगा, लोग वोट ही नहीं करेंगे, अपन तो हार जाएंगे। तो उन्होंने इसको अप्रूव नहीं होने दिया, ये वहीं पर रिजेक्ट हो गया 2001 में, ठीक है। उसके बाद ये जो जीएसटी का ड्राफ्ट है ये असीम दास गुप्ता ने इंट्रोड्यूस किया था, ये ड्राफ्ट तैयार किया था। असीम दास गुप्ता वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। और उन्होंने 1 साल पहले मतलब 2000 में ही ये ड्राफ्ट दिया था अटल बिहारी वाजपेयी को कि सर अपन ये कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम को हटा के वन टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे देश के लिए फायदेमंद भी होगा और आने वाली कमिंग फ्यूचर के लिए भी बहुत ईजीएस्ट होगा। तो असीम दास गुप्ता ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, और ये असीम दास गुप्ता कोई और नहीं वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, ठीक है, जिन्होंने 2000 में ये रिकमेंडेशन करी थी अटल बिहारी वाजपेयी को, और उन्हीं के रिकमेंडेशन मतलब उनके इस ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया था 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में, बट पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव नहीं होने दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया नेताओं ने, ठीक है। उसके बाद इस बिल को मतलब जीएसटी इंप्लीमेंट करने की रिकमेंडेशन सरकार को 2004 में विजय एल केलकर कमेटी ने दी थी।
उस समय हमारे देश में गवर्नमेंट थी यूपीए की और फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम ने ये रिकमेंड किया था, मतलब ये उन्होंने अनाउंस किया था कि 2010 तक, 2010 तक इनके जो भी प्रॉब्लम्स है, मतलब जो भी इसमें चीजें हैं जीएसटी में, उनको दूर करके और हम 2010 तक इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। क्योंकि 2004 में जब उनकी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने बीजेएल केलकर कमेटी को की सिफारिशों को, रिक्वेस्ट को इंप्लीमेंट करने की बात की थी और उन्होंने कहा कि इसके सारे नॉर्म्स और सारी चीजों को क्रॉस वेरीफाई करके और 2010 तक इसको अपन इंप्लीमेंट कर देंगे। बट 2010 खत्म हो गया, वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। 2014 में जब गवर्नमेंट आई तो उसने इसको इंट्रोड्यूस किया। अब यहां पर ये जीएसटी बिल के इंप्लीमेंट करने की रिकमेंडेशन दी थी बीजेएल केलकर कमेटी ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री विच इंप्लीमेंटेड जीएसटी इन 1954, ठीक है। तो फ्रांस वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसने सबसे पहले 1954 में अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया जीएसटी, वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री है, ठीक है। इस समय राइट नाउ 161 कंट्रीज में जीएसटी इंप्लीमेंटेड है, मतलब जीएसटी इस समय चल रहा है। बट फ्रांस फर्स्ट कंट्री है जिसने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था अपने यहाँ, ठीक है। उसके बाद इंडियन जीएसटी इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल। भारत का जो जीएसटी है वो कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है। कैनेडियन मॉडल का मतलब कि भाई जैसे अपने यहाँ सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी है, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऐसे ही वहां भी 3 स्लैब में बटा हुआ है कनाडा में, और उसको भी 5 टैक्स स्लैब में बांटा गया है। तो वही मॉडल अपन ने अडॉप्ट किया है, तो वही इसको हम बोलते हैं कैनेडियन मॉडल, ठीक है। तो भारत का जीएसटी जो है वो कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट्स की तरफ। जीएसटी हैज 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 122वां संविधान संशोधन विधेयक है, मतलब विधेयक था, बिल है, फाइनल एक्ट नहीं है। फाइनल एक्ट है 101। ये एक्ट का मतलब होता है कि अभी तक उस समय तक 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किए जा चुके थे, बट उसमें जो फाइनल अप्रूव हुए थे वो 100 ही हुए थे, ठीक है। तो ये 122 तो बिल था, बट फाइनली जब प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा के इस पर अप्रूवल मिल गए तो ये बन गया 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब संविधान संशोधन अधिनियम, इट मींस कानून, लॉ, ठीक है। तो ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। इज दैट क्लियर? उसके बाद जीएसटी पास्ड बाय लोकसभा ऑन 3 अगस्त 2016। जीएसटी जो है वो 3 अगस्त 2016 को पास किया, किसने? लोकसभा ने। और जीएसटी पास्ड बाय राज्यसभा इन 8 अगस्त 2016, 5 दिन बाद इसको राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि 8 सितंबर, एक महीने बाद 8 सितंबर 2016 को इसको प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया, प्रेसिडेंट ने अपने सिग्नेचर कर दिए। और फाइनली इसको हमें लागू तो करना था अगले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 2017 के अप्रैल में, लेकिन कई सारे टेक्निकल फॉल्ट्स थे जिसकी वजह से अपन इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो वो ड्यू होता रहा और ड्यू होते होते ये चलता रहा। फाइनली आप देखेंगे कि 31 जून को जो सेंट्रल असेंबली है पार्लियामेंट की, उसमें मीटिंग बुलाई गई और आज़ादी के बाद ये 4th मीटिंग थी, मिडनाइट 12 o'clock सबको बुलाया गया और उस दिन ये ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया और फिर 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ थ्रू आउट ऑफ इंडिया। क्लियर? समझ में आई कि नहीं बात? डू यू अंडरस्टैंड? यहां तक क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो रिप्लाई करो भाई मुझे। 3 अगस्त को राज्यसभा, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। अरे मैं वो उल्टा कर दिया इसको मैंने। इसके पीछे रीजन है कि भाई ये ऑलरेडी 2014 में लोकसभा से अप्रूव हो गया था, ऑलरेडी लोकसभा से अप्रूव हो गया था ये जीएसटी बिल, ठीक है। क्योंकि 2014 में जब यूपीए कह रहा हूं, एनडीए की गवर्नमेंट आई तो उसका एक एम्बिशियस टारगेट था ये जीएसटी इंप्लीमेंट करना, तो 2014 में जीएसटी को उन्होंने पास कर दिया। बट राज्यसभा में कांग्रेस की मेजोरिटी थी उस समय राज्यसभा में, तो कांग्रेस ने 2 साल तक इसको होल्ड पे रखा, 2 years तक। आफ्टर 2 साल तक होल्ड पे रखने के बाद उनके कई सारे क्लॉज थे जिसमें वो चेंज करना चाहते थे, तो उसके बाद फाइनली आप देखेंगे
कुछ चेंजेस के साथ इन्होंने 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने इसे अप्रूव किया। ठीक है, अब क्योंकि ये नियम है कि अगर लोकसभा से कोई बिल राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा किसी चेंज के साथ या उस बिल में या उस बिल में कोई चेंज करके उसको अप्रूव करती है, तो दोबारा उसको लोकसभा से अप्रूव कराना मस्ट है, भले ही वो अप्रूव हो चुका हो। तो फिर अगेन 8 अगस्त को लोकसभा से उसे दोबारा अप्रूव कराया गया, जो राज्यसभा ने उसमें चेंजेस करे थे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहां तक? यस और नो? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो इसको चेंज किया गया। फिर उसके बाद 1 महीने बाद प्रेसिडेंट ने, ठीक है, ठीक है, तो ये सुधांशु पहले लोकसभा से 2014 में अप्रूव हो गया था, राज्यसभा में पेंडिंग रहा। 3 अगस्त को आप देखेंगे राज्यसभा ने अप्रूव किया और फिर 8 अगस्त को लोकसभा ने अप्रूव किया। ये है डेट। इज दैट क्लियर? सुधांशु अब क्लियर है ना? ये डेट मेरे से मिस्टेक हो गई थी, उल्टा लिख दिया था मैंने। ठीक है, क्योंकि 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल को पास करा लिया था लोकसभा से, उसके बाद गया था राज्यसभा में, और क्योंकि उस समय राज्यसभा में कांग्रेस की मेजोरिटी थी तो उन्होंने इस बिल को पास ही नहीं होने दिया, 2 साल तक लटका के रखा। फाइनली 2016 में उन्होंने 3 अगस्त को पास किया। तो क्योंकि कुछ चेंजेस के साथ एक्सेप्ट किया गया था, इसलिए दोबारा इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया 8 अगस्त 2016 को। क्लियर? ये है डेट। उसके बाद 1 जुलाई 2017 को इसको थ्रू आउट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट कर दिया गया, इनेक्ट कर दिया गया। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं जीएसटी के अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन साहब को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी अगले पॉइंट्स की तरफ। इंक्लूडेड 17 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड 23 टाइप्स ऑफ सेस। 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर, 17 टाइप्स के इनडायरेक्ट। वैसे तो कई 40-45 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, बट सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को अभी एलिमिनेट नहीं किया गया है। अभी स्टार्टिंग में कुछ 17 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म किए गए हैं और 23 टाइप्स के सेस। सेस का मतलब होता है उपकर, ठीक है, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, एजुकेशन सेस होता है, उसके बाद इरिगेशन सेस होता है, बहुत सारे सेस होते हैं। तो वो सेस खत्म किए गए और उनको इंक्लूड किया गया जीएसटी में। उसके बाद जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। इट्स ए इनडायरेक्ट टैक्स, नॉट डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस में चेंज किए गए हैं, डायरेक्ट टैक्स से इसका कोई कंसर्न नहीं है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म किए गए। इट मींस गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले जो टैक्सेस थे उनको खत्म किया गया और ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, इसको बोलते हैं वन कंट्री वन टैक्स, एक देश एक कर, इसका स्लोगन है जी जीएसटी का, वन कंट्री वन टैक्स। ठीक है, जीएसटी को 3 स्लैब में बांटा गया है। कौन कौन से? सीजीएसटी, सी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, उसके बाद आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलेगी और स्टेट को उसका हिस्सा देगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड मतलब, इंटीग्रेटेड का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप कोई ट्रेड करते हैं तो उस पर आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। हिमांशु, इंडिया 160 कंट्री, विच नहीं 161 है, 160 वर्ल्ड ऑलरेडी देशों में इंप्लीमेंट, 161 कंट्री है भाई हिमांशु। फिर से एक बार इसको देख लो, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, और एसडीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, ये लेती है स्टेट गवर्नमेंट और ये लेती है आईजीएसटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड, एक राज्य से दूसरे, मान लो कोई प्रोडक्ट तुम यहाँ बना रहे हो वेस्ट बंगाल में और उसको ले जाके बिहार में बेच रहे हो तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। आप दिल्ली में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो उसको केरल में बेच रहे हैं तो उस पर आईजीएसटी।
तो जहां भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और दूसरे स्टेट में आप उसको ले जा रहे हैं बेचने के लिए, तो उस पर आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये आईजीएसटी है। अब अगला कह रहा है कि जीएसटी डिवाइडेड इन 5 टैक्स स्लैब, 5 टैक्स स्लैब में बांटा गया भाई। मिनिमम क्या है 0% और मैक्सिमम 28%। 28% से ऊपर कोई भी नहीं ले सकता जीएसटी, मैक्सिमम टैक्स स्लैब है ये। तो 0% फ्री है, मतलब जो अपन लोग खुली चीज खरीदते हैं, जो नेसेसरी गुड्स है हम लोगों की, जो हर आदमी कंज्यूम करता है, गरीब अमीर, गरीब, उस पर उसको जीरो टैक्स, जीरो के दायरे में रखा गया। उसके बाद 5 और 12 जो है ये नॉर्मल गुड्स पर है, और 18 और 28 जो है ये लग्जरियस गुड्स पर रखा गया है। 5, 12 नॉर्मल गुड्स पर और 18 और 28 लग्जरियस जो विलासिता पूर्ण वाली वस्तुएं हैं उन पर लगाया गया 18 और 28%। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 0% फ्री है, 5, 12 नॉर्मल गुड्स और 18, 28 लग्जरियस गुड्स पर है। उसके बाद चेयरमैन जीएसटी के कौन होंगे? एफएम, फाइनेंस मिनिस्टर, इनके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। जीएसटी काउंसिल के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आर्टिकल 279A में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। इसमें कहा गया कि एक जीएसटी काउंसिल होगा और उसका चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ठीक है। उसके बाद इंडिया जीएसटी में नहीं कहा, 161 नंबर वह है इंडिया का, ठीक है। तो ये जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अच्छा, जीएसटी अगर की चोरी कोई करता है, अगर कोई टैक्स पे नहीं करता है जीएसटी, तो 5 years ऑफ इम्प्रीजमेंट, 5 साल की जेल है बॉस उस पर, 5 years ऑफ इम्प्रीजमेंट, ठीक है। और उसके बाद एक पोर्टल डेवलप किया जा रहा है जिसमें आप एंट्री करेंगे आपके दुकान में कितने गुड्स हैं, और आप जब भी जैसे ही बिल काटेंगे ऑटोमेटिकली जीएसटी जनरेटेड बिल निकलेगा। तो ना कोई देने से मना कर सकता है ना कोई लेने से, ठीक है। तो ये 1 कंट्री 1 टैक्स से क्या होगा कि इजीएस्ट हो जाएगा टैक्स, जिससे कहीं भी कोई टैक्स की चोरी नहीं कर पाएगा, और आपको कंफर्म, आपको एकदम आपके माइंड में क्लियरिटी रहेगी कि इस पर इतना टैक्स लगता है। तो कहीं किसी भी स्टेट में अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उससे ज्यादा आपसे कोई टैक्स नहीं ले सकता है, ठीक है। तो टैक्स में ट्रांसपेरेंसी आएगी और टैक्स का जो कलेक्शन है वो बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई हो? बिल्कुल हिमांशु, मैक्सिमम जीएसटी 28%, ठीक है। बट और मैंने आपको बताया ना कि 5 चीजें जो जीएसटी के स्लैब में अभी नहीं है। कौन कौन सी? तो मैंने कहा पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी और लीकर, ये 5 चीजें। क्यों? क्योंकि इन सभी पर आप देखेंगे अभी वैट लेती है स्टेट गवर्नमेंट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स खूब सारा लेती है, और ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है राज्यों के लिए, इसीलिए अभी तक इसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। लीकर पर गवर्नमेंट 110%, मतलब 110% आप देखेंगे इस पर टैक्स लेती है। अगर ये जीएसटी के स्लैब में आया तो आप देखेंगे कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लेती है 28% या 30% सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी 14-16% लेती है वैट, कौन? स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर ये जीएसटी के स्लैब में आया तो पेट्रोल जो है वो किस स्लैब में आएगा? पेट्रोल किस में आएगा जी? लग्जरियस में या नॉर्मल गुड्स में? पेट्रोल किस स्लैब में आएगा बताओ? नॉर्मल या लग्जरियस गुड्स में? अच्छा सुधांशु, पेट्रोल लग्जरियस गुड्स है। क्या अमीर लोग ही पेट्रोल यूज करते हैं? तुम बाइक नहीं चलाते, मैं बाइक नहीं चलाता, गांव में लोग पेट्रोल से दूसरी मोटर और दूसरी चीजें नहीं चलाते। इसेंशियल है, और ये है भाई नॉर्मल गुड्स में, मतलब 5 और 12 के स्लैब में। तो क्योंकि आप ऑलरेडी 30 और 12 42-45% पेट्रोल पर टैक्स देते हैं राइट नाउ, तो ये आएगा मैक्सिमम नॉर्मल गुड्स के मैक्सिमम रेंज पर 12%, 15%। तो सोचो पेट्रोल कितना सस्ता हो जाएगा। ऐसे ही लीकर भाई साहब, एक खंबा आप खरीदने जाते हैं तो आप देखेंगे बियर की बोतल आती है कितने की? 100 को 150 की, और जब ये आएगा तो 28% में आ जाएगा, और इस पर कुछ और सेस लगाएंगे तो 30%, 35% आएगा। तो कहाँ 110% और कहाँ 35%। सीधे जो खंबा 150 में आता था वो आएगा 75 रुपए में। पी के साथ टुल हो जाना है, ठीक है। तो अभी तक ये आया नहीं है, देखते हैं
अभी गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि पेट्रोल डीजल को इसके स्लैब में लाया जाए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, 5 या 12 में आना चाहिए। 5-12 में, 5 में तो नहीं होगा, ये 12 में होगा। 5 तो बहुत लोएस्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिलेगा, लेकिन 12% में जरूर आएगा। 12% में कुछ सेस जोड़ के 15% तक। अब तो सोचिए कि कितना सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल हमारे लिए अगर जीएसटी में आ गया। तो राज्य जो है वो मना कर रहे हैं क्योंकि उनका टैक्स रेवेन्यू जो है वो रुक जाएगा। और एक चीज और, जब जीएसटी लागू हो रहा था तो कई सारे स्टेट्स ने बाइकआउट किया था कि हम लागू नहीं करेंगे क्योंकि इससे फाइनेंशियली उनको लॉस होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि कोई बात नहीं, आप इसको इंप्लीमेंट करें, 5 इयर्स तक जो लॉसेस होंगे टैक्स के वो हम बियर करेंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। ऐसा उस समय जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको कहा गया था स्टेट्स को कि 5 इयर्स तक हम बियर करेंगे आपके फाइनेंशियल लॉसेस, और 5 साल के बाद जब प्रॉपर तरीके से ये सेटल हो जाएगा तो अपने आप कलेक्शन बढ़ने लगेगा, तो ये होगा, ठीक है। चलो, हाँ बिहार में तो बंद है। अब एक सरप्राइज क्वेश्चन यहां पर और बता दीजिए, वो कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले जीएसटी को अप्रूव किया था, पास किया था, और सबसे लास्ट? फर्स्ट स्टेट का नाम बताइए जिसने सबसे पहले जीएसटी बिल को अप्रूव किया, और सबसे लास्ट स्टेट का नाम बताइए, बताओ। फर्स्ट और लास्ट स्टेट का नाम बताइए जिसने जीएसटी बिल को अप्रूव किया है। हरियाणा? न, हरियाणा नहीं है, ये 2 स्टेट हैं। फर्स्ट स्टेट है असम, और सबसे लास्ट स्टेट है, लास्ट जिसने किया था वो है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। असम वाज फर्स्ट स्टेट हु पास जीएसटी फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहली बार 12 अगस्त 2016 को किसने? असम ने पास किया था सबसे पहले। और आप देखेंगे कि 5 जुलाई 2017 को सबसे लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर ने इस बिल को अप्रूव किया था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ मुझे। लास्ट जम्मू एंड कश्मीर है और फर्स्ट असम है। क्लियर? चलिए, ये थे जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए। आई थिंक 20-25 ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमेशा मूव करते रहते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप कभी भूलिएगा मत, हमेशा ध्यान में रखिएगा इसको। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101, फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट कैन बी चेंज्ड बाय। फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट कैन बी चेंज्ड बाय, किसके द्वारा? नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदलता है, बताइए, बताओ भाई। फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट कैन बी चेंज्ड बाय, रॉन्ग आंसर सुधांशु। फाइनेंस मिनिस्ट्री थोड़ी करेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं करेगी। राइट आंसर इज ए, आरबीआई के पास राइट है। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज जो है वो डिसाइड करती है, और ये डेली डिसाइड होता है और बैंकों को रेट जाता है, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा का जो विनिमय है, एक्सचेंज है, वो इट हैज डिसाइडेड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है। आप जानते हैं कि आरबीआई जो है इट्स ए बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये केंद्र सरकार की एक बॉडी है जिसका काम है मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म करना, मनी की फ्लोटिंग करना, करेंसी प्रिंट करना, करेंसी के फ्लो को मेंटेन करना, फॉरेन एक्सचेंज मतलब करेंसी से रिलेटेड सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट के करती है। कौन? आरबीआई। तो राइट आंसर इज आरबीआई। आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1935 में। आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया? 1949 में। और नेशनलाइज करने के साथ इसको बैंक्स ऑफ बैंक कहा जाता है, और इसको सेंट्रल बैंक का ऑनर दिया गया, ठीक है, सेंट्रल बैंक का, या सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक्स के रूप में भी इसको कहा जाता है आरबीआई को, ठीक है। आरबीआई के रिसेंटली अभी कौन है जी? हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई रिसेंटली? कौन है?
रिसेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, हु इज दैट? कौन है? करेंट नहीं पढ़ते हो तुम लोग? शशिकांत दास। शशिकांत दास अभी राइट नाउ जो है वो है, हाँ, नवीन शशिकांत दास, ठीक है, ये है अभी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, टैक्स ऑन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड डैश। इनहेरिटेंस पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है? बताइए। पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? नवीन, हिंदी में दिखा दिया मैंने तुमको। पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस, टैक्स ऑन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, मतलब तुम्हारे फादर की, तुम्हारे दादा की प्रॉपर्टी फादर के पास आई, फादर की प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आई, तुमसे आगे एक्सटेंड होगी, तो जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है अपने पास, इनहेरिटेंस, उस पर कौन सा टैक्स इंपोज होता है? बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु, राइट आंसर बी, एस्टेट ड्यूटी लगाई जाती है। जो भी पैटर्नल प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको सेल करते हैं या किसी भी तरह से उसमें कोई भी सेल या परचेस करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको स्टेट ड्यूटी देना होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक और इस पर एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दे दो। वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स ये किस तरह का टैक्स है? विच टाइप ऑफ टैक्स इज वेल्थ टैक्स? इसको जायदाद, हाँ जायदाद बोलते हैं हिंदी में, वेल्थ टैक्स। या वेल्थ टैक्स बताओ, विच टाइप ऑफ टैक्स? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? बताइए। वेल्थ और प्रॉपर्टी बताओ, वेल्थ और प्रॉपर्टी टैक्स, ये दोनों किस तरह के टैक्स हैं? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? गिव मी आंसर। बिल्कुल जितेंद्र, नवीन, वेरी गुड, दोनों ही डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स भी और प्रॉपर्टी टैक्स भी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 103, विच इज द पैरामीटर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आर्थिक विकास का पैरामीटर, मापदंड क्या है? बताइए। विच इज द पैरामीटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर दो। कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम मेजर कर सकते हैं? बताइए, गिव, जल्दी आंसर करो फटाफट। नवीन ने बी दिया है, बताओ फटाफट। और लोग फटाफट दे भाई। सुधांशु ए कह रहे हैं पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम, और जितेंद्र डी कह रहे हैं पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन से कैसे करोगे भाई? पॉपुलेशन से कैसे करेंगे आप? देखो जितेंद्र, राइट आंसर है नवीन इसका ए, पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम। भाई एक व्यक्ति की मौद्रिक आय, मॉनेटरी इनकम मंथली या ईयरली कितनी है, उससे एग्जैक्टली हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है। अगर मैक्सिमम लोगों को 30 to 40,000 अगर मंथली, और इसको आप जोड़ ले कि 4 लाख या 5 लाख ईयरली पर एनम इनकम हो रही है, मॉनेटरी उसके हाथ में आ रहा है, तो उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो मॉनेटरी इनकम है पर कैपिटा, वो डिसाइड करती है हमारे किसको? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। अब यहां पर नेशनल इनकम से हमें पता नहीं चलता, नेशनल इनकम से हमारे देश की इनकम का पता चलता है कि कंट्री का एग्रीगेट इनकम इतना है, लेकिन एक पर्सन की इनकम कितनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, वो पता नहीं चलता। वो हमें पता चलता है कैसे? तो पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम से। पर कैपिटा अगर मॉनेटरी इनकम है अच्छी है, तो उससे क्या होता है? डिमांड रेज होता है, डिमांड रेज होगा तो सप्लाई बढ़ेगी,
सप्लाई बढ़ेगी तो और प्रोडक्शन होगा, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, टैक्सेस बढ़ेंगे। तो ये एक चेन है जो जुड़ा हुआ है इस पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम से, जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे फिर इसी टाइम, मतलब 6 o'clock, और देखेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस और उनके आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम लोग कल, ठीक है। शुभ रात्रि।